नमस्कार। तो चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें टाइम में पीछे ले जाएगा, सीधे प्राचीन दक्षिण कोंसल की धरती पर, जिसे आज हम छत्तीसगढ़ के नाम से जानते हैं। हम जानेंगे उन ताकतवर राजवंशों की कहानी जिन्होंने इस जमीन की तकदीर लिखी। देखिए, छत्तीसगढ़ का इतिहास ना किसी एक साम्राज्य का नहीं है, बल्कि ये कई बड़ी बड़ी शक्तियों के मिलने की कहानी है। ये इलाका पुराने भारत में उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाला एक बहुत ही जरूरी सेंटर था, जहां अलग अलग कल्चर, व्यापार और ताकतें आकर मिलती थीं। तो इस पूरे विश्लेषण में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? हम एक इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, फिर मौर्य, सातवाहन, वाकाटक और गुप्त काल के असर को समझेंगे, और आखिर में देखेंगे कि इन सब ने मिलकर क्या विरासत छोड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं, उसे पुराने जमाने में दक्षिण कोसल कहा जाता था। ये एक ऐसी जमीन थी जिसकी अपनी एक अलग ही पहचान थी और इस पर बड़े बड़े साम्राज्यों की नजर हमेशा टिकी रहती थी। ये टाइमलाइन हमारा गाइड है। ये हमें बताएगी कि कैसे एक के बाद एक राजवंश ने इस इलाके के इतिहास को शक्ल दी। हम मौर्यों से शुरू करेंगे और गुप्त साम्राज्य तक का सफर तय करेंगे। हमारी कहानी शुरू होती है मौर्य काल से। ये वो पहला बड़ा साम्राज्य था जिसका असर दक्षिण कोसल पर पड़ा। खास तौर पर सम्राट अशोक के टाइम में यहाँ पहली बार एक ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की छाप दिखती है, जिसने आने वाले राज्यों के लिए एक तरह से जमीन तैयार कर दी। अब सबसे मजेदार बात क्या है पता है? कि हमारे पास इस दौर के पक्के सबूत हैं। सरगुजा के रामगढ़ पहाड़ियों में जो जोगीमारा और सीता बेंगरा गुफाएं हैं, वो इसका सबसे बड़ा प्रूफ है। और सुनिए, सीता बेंगरा को तो दुनिया की सबसे पुरानी नाट्यशाला यानी कि थिएटर माना जाता है। कमाल है ना? यहाँ पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे शिलालेख मिले हैं। और हाँ, मौर्यों का निशान यानी मोर के चिन्ह वाले सिक्के भी मिले हैं। लेकिन जानते हैं, इतिहास सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं होता। जोगीमारा गुफा की दीवारों पर बनी ये लव स्टोरी हमें उस जमाने की आम जिंदगी की एक कितनी खूबसूरत झलक देती है। ये हमें बताती है कि कला और प्यार तो हर दौर में, हर जमाने में जिंदा रहते हैं। अब मौर्य साम्राज्य जब कमजोर पड़ा तो दक्षिण में एक नई शक्ति का उदय हुआ, सातवाहन। उन्होंने मौर्यों के जाने से जो खालीपन आया था उसे भरा और दक्षिण भारत के ट्रेड रूट्स पर अपना कब्जा जमा लिया। और यहीं से दक्षिण कोसल की आर्थिक तरक्की का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। चलिए एक बार फिर से अपनी टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। अब हम मौर्य काल से आगे बढ़कर सातवाहन वंश के दौर में आ चुके हैं। ये वो वक्त था जब दक्षिण का असर इस इलाके पर तेजी से बढ़ रहा था। सातवाहन राजा खुद को दक्षिणापथ स्वामी कहते थे, जिसका मतलब है दक्षिण के रास्ते का मालिक। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये उन व्यापारिक रास्तों पर उनके कंट्रोल का ऐलान था, जिसने इस इलाके को आने वाली सदियों के लिए एक बहुत बड़ा कमर्शियल हब बना दिया। इस दौर के सबूत तो और भी कमाल के हैं। राजा अपीलक के सिक्के मिले हैं, एक शिलालेख मिला है जिसमें 1000 गायों के दान का जिक्र है, और अधिकारियों के पोस्ट वाला एक अनोखा लकड़ी का खंभा भी मिला है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली चीज क्या है? चकरबेड़ा से मिले रोमन सोने के सिक्के। ये इस बात का पक्का सबूत है कि ये इलाका उस जमाने के ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क का हिस्सा था। सातवाहनों के बाद सीन में आते हैं वाकाटक। ये राजवंश आर्ट को सपोर्ट करने के लिए जाना जाता है और साथ ही अपने पड़ोसियों, खासकर नल वंश के साथ अपने झगड़ों के लिए भी। इस दौर में छत्तीसगढ़ ने आर्ट की बुलंदियां भी देखीं और राजनीतिक उठापटक भी। और ये बात तो वाकई में शानदार है, जो दिखाती है कि इस क्षेत्र का कल्चरल इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा था। जरा सोचिए, महाकवि कालिदास वाकाटक राजा प्रवरसेन द्वितीय के दरबार में आते हैं और यहीं रामगढ़ की खूबसूरत पहाड़ियों से प्रेरणा लेकर मेघदूत जैसा महाकाव्य लिख डालते हैं। ये एक ऐसी साहित्यिक विरासत है जिस पर आज भी हमें गर्व है। ये सवाल आज भी इतिहासकारों और साहित्य प्रेमियों के मन में रोमांच भर देता है। मेघदूत में जिस रामगिरी पर्वत का जिक्र है, बहुत से विद्वान उसे रामगढ़ की पहाड़ियां ही मानते हैं। ये कनेक्शन इस इलाके के गहरे साहित्यिक और ऐतिहासिक रिश्तों को दिखाता है, जो इसकी पहचान का एक जरूरी हिस्सा है। पर जैसा हमने कहा, ये दौर सिर्फ कला का नहीं था, इसमें टकराव भी था।
बस्तर के नल वंश और वाकाटकों के बीच पावर के लिए एक लंबी लड़ाई चली। नल राजा भवदत्त वर्मन ने वाकाटकों की राजधानी नंदीवर्धन पर कब्जा कर लिया, लेकिन बाद में वाकाटक राजा पृथ्वीसेन द्वितीय ने न सिर्फ अपना राज्य वापस जीता, बल्कि नल राजा को हराकर बदला भी पूरा किया। और अब हम पहुंचते हैं भारत के स्वर्ण युग यानी गुप्त काल में। भले ही गुप्तों ने इस इलाके पर सीधे तौर पर राज नहीं किया, लेकिन उनका असर यहाँ की राजनीति और संस्कृति पर साफ साफ दिखता है, खास तौर पर महान सम्राट समुद्रगुप्त के समय में। और इसी के साथ हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, गुप्त वंश। इस दौर में पूरे भारत में कल्चर की एक नई लहर चली और उसकी पहुंच दक्षिण कोसल तक भी हुई। तो यहाँ सबसे काम की बात यह है कि समुद्रगुप्त जब अपने दक्षिणी अभियान पर निकले तो उन्होंने छत्तीसगढ़ को 2 हिस्सों में बटा हुआ पाया। प्रयाग प्रशस्ति के मुताबिक उन्होंने उत्तरी हिस्से यानी दक्षिण कोसल के राजा महेंद्र और दक्षिणी हिस्से यानी महाकांतार के राजा व्याघ्रराज दोनों को हराया। लेकिन समुद्रगुप्त की पॉलिसी बड़ी गजब की थी। उन्होंने इन राजाओं को हराया पर उनका राज्य छीना नहीं, बल्कि उन्हें वापस लौटा दिया और अपना सहयोगी बना लिया। इस पॉलिसी को कहते हैं ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। ये एक बहुत ही स्मार्ट डिप्लोमैटिक मूव था, जिससे उन्होंने दूर के राज्यों पर बिना सीधे राज किए अपना दबदबा कायम कर लिया। गुप्तों के असर का सबसे ठोस सबूत मिलता है सिक्कों से। छत्तीसगढ़ में जगह जगह से गुप्त राजाओं, खासकर कुमार गुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के सोने के सिक्के मिले हैं। और ये जो रत्न जड़ित मयूर सिक्का है, ये तो गुप्तकालीन आर्ट का एक बेहतरीन नमूना है, जिसकी झलक हमें बाद के मंदिरों के आर्किटेक्चर में भी देखने को मिलती है। तो आखिर में इन सभी साम्राज्यों ने मिलकर क्या विरासत छोड़ी? उन्होंने सिर्फ लड़ाइयां नहीं लड़ी या राज नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस जमीन की पहचान को परत दर परत बनाया, जिसके टुकड़े आज भी हमें दिखाई देते हैं। अगर एक लाइन में कहें तो मौर्यों ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा दिया, सातवाहनों ने इसे व्यापार और कल्चर से जोड़ा, वाकाटकों ने इसे कला और साहित्य का सेंटर बनाया, और गुप्तों ने यहाँ के शासन और आर्किटेक्चर पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। हर किसी ने अपना एक जरूरी रोल निभाया। और आखिर में ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। मौर्यों की प्रशासनिक नींव से लेकर सातवाहनों के ट्रेड रूट्स तक, कालिदास की कविता से लेकर गुप्तकालीन कला तक, ये सब सिर्फ गुजरा हुआ कल नहीं है। ये आज के छत्तीसगढ़ की पहचान की जड़ें हैं, जो दिखाती हैं कि कैसे अतीत हमेशा हमारे आज में जिंदा रहता है। नमस्कार। जब हम छत्तीसगढ़ के इतिहास की बात करते हैं तो अक्सर जंगल और आदिवासी संस्कृति का ख्याल आता है, लेकिन इसकी कहानी में शक्तिशाली राजवंश, शानदार वास्तुकला और एक ऐसा स्वर्ण युग भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए आज हम चलते हैं समय में पीछे और समझते हैं कि इस क्षेत्र ने वो सांस्कृतिक शिखर कैसे हासिल किया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो कौन थे, कौन सा राजवंश था जिसने छत्तीसगढ़ के इतिहास को उसका स्वर्ण युग या गोल्डन एज दिया। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें कहानी को बिल्कुल शुरुआत से देखना होगा। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है दक्षिण कोसल यानी आज के छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने ज्ञात राजवंशों में से एक के साथ, राजर्षि तुल्य कुल। कह सकते हैं कि इन्होंने ही वो नींव रखी जिस पर आगे चलकर एक भव्य इमारत बननी थी। तो ये थे कौन? देखिए, ये 5वीं से 6ठी शताब्दी के दौरान दक्षिण कोसल में शासन कर रहे थे। इनकी राजधानी हुआ करती थी आरंग। और हाँ, इनके बारे में जो भी हमें पता है ना, वो ज्यादातर इनके आरंग ताम्रपत्र से ही पता चलता है। इसी में गुप्त संवत का जिक्र है, जिससे ये साफ हो जाता है कि वे उस समय के शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य के सामंत थे। इस वंश के जो आखिरी शासक हमें ज्ञात हैं, वो थे भीमसेन द्वितीय। अब देखिए, जब एक शक्ति का अंत होता है तो दूसरी का उदय होता है। राजर्षि तुल्य कुल के बाद एक नई शक्ति सामने आई जिसने इस इलाके के राजनीतिक नक्शे को पूरी तरह से बदल दिया। ये थे शरभपुरीय वंश। शरभपुरीय वंश की अपनी एक अलग ही पहचान थी, आप कह सकते हैं। ये वैष्णव धर्म को मानते थे और इनका राज्य चिन्ह था गजलक्ष्मी, जो इनके ताम्रपत्रों पर साफ दिखता है। शुरुआत में इनकी राजधानी शरभपुर थी, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी राजधानी श्रीपुर को बनाया, जिसे आज हम सिरपुर के नाम से जानते हैं। इस वंश की नींव रखी शरभराज ने। उनके बाद नरेंद्र आए और फिर आए इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक प्रसन्नमात्र।
इस वंश का अंत प्रवर राज द्वितीय के साथ हुआ और इन्होंने ही राजधानी को श्रीपुर शिफ्ट किया था। प्रसन्न मात्र का नाम हमें खास तौर पे याद रखना चाहिए। एक तो इन्होंने प्रसन्नपुर नाम का शहर बसाया जिसे आज मल्लार कहते हैं, और दूसरी जो शायद सबसे बड़ी बात है, इन्होंने इस क्षेत्र में पहली बार सोने के सिक्के चलाए। जरा सोचिए। और उन सिक्कों पर गरुड़, शंख और चक्र जैसे वैष्णव चिन्ह थे जो उनकी आस्था को दिखाते हैं। अब ये एक मजेदार बात है, इनकी एक और खास पहचान थी, इनकी लिखावट, इनकी लिपि। ये अपने तांबे के शिलालेखों में पेटी का शीर्ष या जिसे बॉक्स हेडेड स्क्रिप्ट कहते हैं उसका इस्तेमाल करते थे। इतिहासकारों के लिए ये एक बड़ा सुराग है जिससे वो इनके शिलालेखों को पहचान पाते हैं। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस हिस्से में जहां से छत्तीसगढ़ का गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग शुरू होता है। शरभपुर्य वंश के बाद सत्ता में आए पांडु वंश, और इन्होंने श्रीपुर यानी सिरपुर को अपनी राजधानी बनाकर इतिहास का एक सुनहरा पन्ना लिखा। इस स्वर्ण युग के जो हीरो थे, जो केंद्र में थे, वो थे महाशिवगुप्त बालार्जुन। कहते हैं कि बचपन में ये धनुष चलाने में इतने माहिर थे कि लोग इन्हें बालार्जुन कहने लगे, और इनका शासनकाल ही इस युग की असली पहचान बना। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 60 साल, लगभग 60 साल का शासनकाल। उस जमाने में जहां राजा महाराजाओं के बीच लगातार लड़ाइयां होती रहती थीं, इतना लंबा और स्थिर शासनकाल एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और इसी स्थिरता ने इस क्षेत्र को बेहिसाब समृद्धि दी। बालार्जुन का युग सिर्फ स्थिरता और समृद्धि के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि धार्मिक सौहार्द के लिए भी जाना जाता है। वो खुद तो शिव भक्त थे, परम माहेश्वर की उपाधि थी उनकी, लेकिन उन्होंने बौद्ध और जैन दोनों धर्मों को बराबर का संरक्षण दिया। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें मिलता है मशहूर चीनी यात्री ह्वेनसांग के लेखों से, जो 639 ईस्वी में सिरपुर आए थे, और उन्होंने लिखा कि यहाँ 100 से भी ज्यादा बौद्ध विहार थे। अगर पांडु वंश की कला और वास्तुकला का कोई सबसे बड़ा सबूत है तो वो है सिरपुर का विश्व प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर। इसे रानी वास्ता ने अपने पति राजा हर्षगुप्त की याद में बनवाया था। लाल ईंटों से बना ये मंदिर आज भी भारत की सबसे पुरानी और खूबसूरत इमारतों में से एक है। लेकिन जैसा कि होता है, हर स्वर्ण युग का भी एक अंत होता है। तो सवाल ये है कि पांडु वंश के बाद क्या हुआ? क्या उनकी विरासत खत्म हो गई या किसी और रूप में आगे बढ़ी? चलिए देखते हैं। हुआ ये कि सिरपुर के पांडु वंश के पतन के बाद इसी वंश की एक ब्रांच, एक शाखा चली गई पूरब की ओर, यानी आज के उड़ीसा में। वहां जाकर उन्होंने एक नए और कहीं ज्यादा बड़े साम्राज्य की नींव रखी, जिसे इतिहास में सोमवंशी साम्राज्य के नाम से जाना गया, और उन्होंने उपाधि धारण की त्रिकलिंगाधिपति, मतलब 3 कलिंगों के स्वामी। और ये जो वास्तुकला की विरासत थी ना, ये उड़ीसा में और भी ज्यादा निखर कर सामने आई। सोमवंशियों ने ही भुवनेश्वर में आज के विश्व प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर और मुक्तेश्वर मंदिर जैसे शानदार स्मारक बनवाए, जिन्हें कलिंग वास्तुकला का शिखर माना जाता है। तो हमने राजर्षि तुल्य कुल की नींव से शुरू करके पांडु वंश के स्वर्ण युग और फिर सोमवंशियों की भव्य विरासत तक का एक लंबा सफर तय किया। लेकिन एक सवाल अब भी हवा में है। इस शानदार दौर के बाद छत्तीसगढ़ के इतिहास ने आखिर क्या मोड़ लिया? खैर, ये कहानी फिर कभी। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास के एक ऐसे चैप्टर की जो अपने आप में एक मिसाल है। एक ऐसा राजवंश जिसने लगभग 8 सदियों तक यहाँ राज किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कलचुरी वंश की। जरा सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जिसने इस धरती पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। 800 साल, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। किसी एक वंश का इतने लंबे समय तक शासन करना, यही बात तो उन्हें छत्तीसगढ़ के इतिहास में इतना खास बना देती है। तो चलिए इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। तो आज की हमारी इस चर्चा में हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ में कलचुरी कैसे आए, फिर इस वंश के महान शासकों पर नजर डालेंगे, जानेंगे कि उनके साम्राज्य की संरचना कैसी थी, उनका समाज और अर्थव्यवस्था कैसी थी, और हाँ, उनकी कला का वो सुनहरा दौर भी देखेंगे, और आखिर में उनकी विरासत और उनके पतन के कारणों पर भी बात करेंगे। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ में कलचुरी, आखिर एक साम्राज्य की नींव कैसे पड़ी? देखिए, कहानी शुरू होती है उस दौर से जब गुप्त साम्राज्य का पतन हो चुका था।
तब प्राचीन दक्षिण कौशल यानी जो आज का छत्तीसगढ़ है, वहां एक तरह का राजनीतिक खालीपन सा आ गया था। और बस इसी खालीपन को भरने के लिए कलचुरी वंश ने यहां अपने साम्राज्य की नींव रखी। अगर हम उनके पूरे शासनकाल को एक नज़र में देखें तो ये सफ़र 9वीं शताब्दी में शुरू होता है। फिर 11वीं शताब्दी में एक बड़ा मोड़ आता है जब राजधानी रत्नपुर बनती है। 12वीं शताब्दी में जाजलदेव प्रथम के समय ये वंश अपने चरम पर पहुंचता है। और फिर 18वीं शताब्दी में मराठा आक्रमण के साथ इस महान युग का अंत हो जाता है। तो इस महान वंश की नींव किसने रखी? ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है, कलिंग राज। उन्होंने अपनी पहली राजधानी बनाई तुम्माड़ को, जो आज के बिलासपुर के पास पड़ता है। और बस यहीं से कलचुरी साम्राज्य के उदय की कहानी शुरू हुई। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके बिना कोई भी साम्राज्य महान नहीं बन सकता, यानी शासक। तो चलिए अब कलचुरी वंश के उन महान शासकों को जानते हैं जिन्होंने इस वंश को शक्ति और समृद्धि के शिखर तक पहुंचाया। हर एक शासक का अपना एक खास योगदान रहा। जैसे रत्नदेव प्रथम, इन्होंने रत्नपुर शहर बसाया और उसे राजधानी बनाया। पृथ्वीदेव प्रथम ने कृषि और सामंती व्यवस्था पर ध्यान दिया। जाजलदेव प्रथम ने तो अपनी वीरता से राज्य का खूब विस्तार किया। और रत्नदेव द्वितीय और पृथ्वीदेव द्वितीय जैसे शासकों ने कला, संस्कृति और जन कल्याण के कामों जैसे तालाब बनवाने पर जोर दिया। अच्छा, अब एक सवाल, और ये सवाल बहुत जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। सवाल ये है कि कलचुरी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? जरा सोचिए। और इसका जवाब है जाजलदेव प्रथम। जी हां, अपनी सैन्य ताकत और विजय अभियानों की वजह से ही उन्हें इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। ये नाम बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब एक सवाल मन में जरूर आता है कि आखिर कलचुरियों ने 800 साल तक शासन किया कैसे? क्या था इसका राज? इसका राज छिपा था उनकी बहुत ही बेहतरीन प्रशासनिक व्यवस्था में। आइए समझते हैं कि यह सिस्टम काम कैसे करता था। देखिए, उनका प्रशासनिक ढांचा बड़ा ही सरल और असरदार था। सबसे ऊपर होता था मंडल, जो सबसे बड़ी यूनिट थी। मंडल के नीचे आते थे विषय, जिन्हें हम आज के जिले समझ सकते हैं। और इस पूरी व्यवस्था की नींव थी ग्राम, यानी गांव। और इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए खास अधिकारी भी तो थे, जैसे महामात्य जो मंत्री होते थे, फिर अमात्य जो एडमिनिस्ट्रेटर थे। दंडनायक का काम था न्याय देखना, और भोगपति टैक्स कलेक्शन का काम करते थे। मतलब एक बहुत ही साफ और कारगर सिस्टम था। देखिए, एक अच्छा प्रशासन तो था ही, लेकिन इतने लंबे शासन के लिए एक मजबूत समाज और अर्थव्यवस्था भी तो चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि कलचुरी शासन के दौरान आम लोगों का जीवन कैसा था और अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी। उनकी अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो थी खेती, खासकर धान की खेती। राज्य की ज्यादातर कमाई भूमि कर से होती थी। और एक और खास बात, उन्होंने सिंचाई के कामों पर बहुत ध्यान दिया, जैसे तालाब और नहरें बनवाना, जिससे खेती को और भी ज्यादा बढ़ावा मिला। अगर हम धार्मिक नजरिए से देखें तो कलचुरी शासक मुख्य रूप से शैव थे, मतलब वो भगवान शिव के उपासक थे। लेकिन, और ये बहुत खास बात है, वो बहुत सहिष्णु थे। उन्होंने वैष्णव, बौद्ध और जैन इन सभी धर्मों को पूरा सम्मान और संरक्षण दिया। अब आते हैं उस पहलू पर जिसके लिए कलचुरी काल को आज भी याद किया जाता है। ये था कला का स्वर्ण युग। उनकी जो विरासत है ना, वो पत्थरों में उकेरी गई है और आज भी देखने वालों को हैरान कर देती है। मिसाल के तौर पर ताला का देवरानी जेठानी मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मणेश्वर मंदिर और सबसे शानदार भोरमदेव मंदिर, ये सब कलचुरी वास्तुकला के नायाब नमूने हैं। और ये सभी नागर शैली में बने हैं, जो अपनी बेमिसाल कारीगरी के लिए जानी जाती है। और भोरमदेव मंदिर की बात करें तो वो इतना भव्य है कि उसे एक खास नाम दिया गया है, छत्तीसगढ़ का खजुराहो। क्यों? क्योंकि इसकी जो अद्भुत मूर्तियां और बनावट है ना, वो सच में खजुराहो के मंदिरों की याद दिलाती है। और ये उपाधि अपने आप में इसकी महानता का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन कहते हैं ना, हर उदय का एक अस्त होता है। तो हर महान साम्राज्य की तरह कलचुरी वंश का भी अंत हुआ। तो अब हम समझेंगे कि आखिर वो क्या कारण थे जिनकी वजह से ये 800 साल पुराना साम्राज्य खत्म हो गया और जाते जाते ये क्या विरासत छोड़ गया। तो इनके पतन के पीछे मोटे तौर पे दो तरह के कारण थे। एक थे अंदरूनी कारण, जैसे बाद के शासकों का कमजोर होना और आपसी लड़ाइयां, और दूसरा था बाहरी कारण, जो आखिरी कील साबित हुआ,
वो था 18वीं शताब्दी में मराठों का आक्रमण। इसी आक्रमण ने इस वंश के शासन का हमेशा के लिए अंत कर दिया। लेकिन क्या उनका अंत उनकी विरासत को खत्म कर पाया? बिल्कुल नहीं। कलचुरियों ने छत्तीसगढ़ को लगभग 8 सदियों तक राजनीतिक स्थिरता दी, एक खास सांस्कृतिक पहचान दी, एक ऐसी स्थापत्य विरासत दी जिसका कोई मुकाबला नहीं, और एक मजबूत कृषि और प्रशासनिक व्यवस्था भी दी। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है, 800 साल के बाद कलचुरी वंश की सबसे बड़ी देन क्या है? वो राजनीतिक स्थिरता जिसने क्षेत्र को सदियों तक संभाले रखा, या फिर वो सांस्कृतिक गौरव जो आज भी उनके मंदिरों और कला में जिंदा है? इस पर सोचिएगा जरूर।